हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कर्ल क्या होता है और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टोक्स कर्ल थ्योरम, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो कर्ल का क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम में क्या है कि माना कि कोई एक वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, और उसके अंदर हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है। उसका एरिया मान लीजिए क्या है, ए है, और हमने जो इसके क्रॉसपोंडिंग क्लोज पाथ लिया है, क्लोज कर्व लिया है, वो मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज है, सी है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इस एरिया एलिमेंट को इनक्लोज करने वाला कर्व है सी। अब हमने इस क्लोज कर्व को, सॉरी इस एरिया एलिमेंट ए को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन्फिनेटली स्मॉल एरिया एलिमेंट है। और इनको यदि हम इनकी जो इनको बाउंड करने वाले क्लोज कर्व है, क्लोज पाथ जो है, उनको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर्ल किया है। इनका जो कर्ल है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जैसे ये एरिया एलिमेंट के एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन जो है, इसके पाथ जो सॉरी बाउंड्री है उसके अलोंग जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से कुछ आएगा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं अपन इस तरह से। इसको देखें तो ये इस तरह से आएगा। इस वाले कर्व में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से। तो हमने क्या किया है कि एक एरिया एलिमेंट लिया है ए किसी वेक्टर फील्ड ए में, और उसकी बाउंड्री के अलोंग हमने एक क्लोज पाथ लिया है सी, और इस एरिया एलिमेंट को भी हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, और उनके अलोंग जो क्लोज पाथ है मान लीजिए कि डी सी है, स्मॉल एलिमेंट है। अब यदि हम इन क्लोज जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनके क्रॉसपोंडिंग यदि हम एरिया एलिमेंट का जो एरिया एलिमेंट है उसका लाइन इंटीग्रल करें उस वेक्टर फील्ड का, तो आप देखते हो कि जैसे ये इस तरफ है, यहाँ पे इस बाउंड्री पे देखते हैं, इस पे के एल पे, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट डी एल, और इसी के जस्ट जैसे ये मैंने मान लिया कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हो कि इस बाउंड्री के अक्रॉस जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो किस तरह से देखते हैं कि इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ये जा रहा है आपका के से एल की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन है इसकी। ये जो है के से एल, नीचे वाला जो है ये वाला के से एल। अब यदि मैं इसको देखूं तो ये किसके बराबर होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। नीचे वाला जब आप एल से क्या आओगे, तो एल से क्या आओगे, तो ये माइनस होगा इंटीग्रेशन ऑफ एल टू के ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ओवर के टू एल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये इस तरफ ला के आ रहे हैं अपन, ये नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर एल टू के ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इस लाइन के अलोंग, यानी कि ये दो कर्व थे 1 एंड 2, तो इनका कॉमन पाथ कौन सा था, के से एल की तरफ। तो इसके अलोंग जो टोटल लाइन इंटीग्रल आ रहा है वो अपना क्या आ रहा है, 0। इसी तरह से इसमें देखो 1, और इसको दी मैं 3 नाम दूं, 1 एंड 3 में, तो के से एन जाओगे इसमें, और इसमें क्या आएगा एन से के। यहाँ पे इस तरह से जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाले जो इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा वो भी 0 होगा। इसके अंदर देख रहे हो एम से एन, तो ये आपका एम से एन हो गया नीचे वाले का 2 का, और यदि मैं इसको 4 नाम दूं तो इसमें क्या होगा एन से एम की तरफ, तो ये इंटीग्रल भी लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली इसमें देखोगे एम से एल, तो यहाँ पे एम से एल, और इस वाले अंदर वाले में जो है 1 वाले में, इसको यदि मैं 5 नाम दे दूँ, तो इसमें देखोगे तो एल से एम जा रहा है, तो इसका भी इसके अलोंग भी लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि इस पूरे एरिया एलिमेंट में, इस क्लोज कर्व के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिए आपने, तो इनमें जो कॉमन होगा उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देख रहे हो, तो इस 1 के अलोंग टोटल जो लाइन इंटीग्रल हो गया वो क्या हो गया 0 हो गया सबके बाउंड्री के अक्रॉस। तो इसका मतलब जो बचेगा पीछे वो कौन सा बचेगा, दिस वन।
तो इस बाउंड्री के अलोंग जो है आपका एरिया एलिमेंट बचेगा और वो इन सब के समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और वो भी किसके अलोंग, बाउंड्री, टोटल जो बाउंड्री है सी के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, समेशन होगा, किसके, समेशन होगा ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के। और क्लोज लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लिया है और उन जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उनके अक्रॉस जो हम क्लोज पाथ कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल, वो डीसी मान रहे हैं। तो इन सब के क्या होगा, समेशन के बराबर होगा ये। समेशन मान लीजिए इसको हमने n पार्ट में डिवाइड किया है, तो i इज इक्वल टू 1 to n सभी स्मॉल एलिमेंट का। तो ये सारे क्या हुए, कैंसिल हो गए अंदर वाले तो, और सिर्फ किन का बचेगा, ये वाला, क्योंकि ये किसी में कॉमन नहीं आ रहा, ये वाले पार्ट जो होंगे 1 2 3 इस तरह से। तो इनका जो है लाइन इंटीग्रल बचा रहेगा, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें वैल्यू जो निकालनी है इसकी निकालनी क्लोज लाइन इंटीग्रल डी सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो हमें कर्ल की डेफिनेशन पता है, क्या होता है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर और यदि हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें एन कैप, यानी कंपोनेंट के रूप में देखें एन डायरेक्शन में, तो क्या होता है, लिमिट कंडीशन क्या होती है, डी ए टेंस टू 0, और क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन डी ए, और क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और किसके अलोंग, डी सी के अलोंग। ये आपका कर्ल का फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। तो कंपोनेंट के रूप में हमने इस तरह से डिफाइन किया था इसको। तो एन कैप जो है आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब यदि इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा आपका, क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कौन सा वाला, डी सी का लिया था हमने, तो डी सी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप, और पीछे हमने देखा था अभी, ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको यदि अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ से डी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा डी सी की वैल्यू, तो कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप मल्टीप्लाई बाई डी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैप और डी ए देखें अपन, तो यहाँ पे जो हमने ये स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं यहाँ पे देखें अपन, तो ये आपका क्या है, टोटल एरिया है। तो इसके अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर होगा इस एरिया एलिमेंट का, तो वो क्या होता है, उस आपको पता ही होगा कि जैसे ये कोई आपका एरिया एलिमेंट है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये डायरेक्शन जो होती है डी ए वेक्टर होती है, और यही आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर माना है हमने एन कैप। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर। तो क्या आ गया ये, एन कैप डॉट एन कैप मल्टीप्लाई बाई डी ए इज इक्वल टू डी ए वेक्टर, ये आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डॉट इक्वेशन 2 है ये। इस इक्वेशन में यदि अपन 1 में पुट करें तो क्या आएगा, ये आपका क्या बन गया, ये इक्वेशन 3 है, क्लोज इंटीग्रल डी सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। अब यदि इक्वेशन 4 की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका,
तो आपका था क्लोज लाइन इंटीग्रल अलोंग सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, क्या आया था इसमें, डी सी था, समेशन था, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो क्या आएगा, समेशन ओवर आई कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यदि हम एरिया एलिमेंट डी ए है वो स्मॉल है, डी ए टेंस टू 0, तो आपको पता है क्या होता है, समेशन टेंस टू इंटीग्रेशन। तो आपकी ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 4, ये इक्वेशन आपकी 5 हो गई। तो इक्वेशन 5 जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। या कर्ल को आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रल ओवर सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ए। हमने देखा था कि कर्ल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये जो है आपकी थ्योरम, ये आपकी थ्योरम क्या कहलाती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम कहलाती है। तो इसमें आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं अपन, लाइन इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड अलोंग द limiting boundary of the area enclosed by a closed path is equal to the surface integral of the curl of the vector field। तो यही देख रहे हो आप, कोई भी वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है किसी बाउंड्री के अक्रॉस, वो उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी, स्टोक्स थ्योरम कहलाती है। ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम कहलाती है। तो आपका जो इसको किस पर्पज से यूज़ करते हैं, कहीं पे जैसे आपको लाइन इंटीग्रल तो वो फाइंड आउट करना इजी हो और आपको चाहिए वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल को जो है आप सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो होगा वो उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू इट्स रोटेशन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। सिंपली जो है कर्ल जो है वो किसी भी वेक्टर के रोटेशन और कर्ल को क्या करता है, शो करता है। जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, तो लिक्विड के लिए हम देखें यदि उसका वेलोसिटी का जो कर्ल है v इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है इस तरह से। यानी कि जैसे आपने कोई भी टब लिया और उसके अंदर वाटर भरा और पीछे आपने उसके होल कर दिया, पानी फ्लो हो रहा है, जो वाटर है वो नीचे आ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उसका रोटेशन भी हो रहा है साथ ही इसका। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं वो जो इस तरह का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे उसका कर्ल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से जैसे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए फ्लो ऑफ करंट इन ए लीनियर कंडक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ सच ए मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, 0 होगा जब करंट जो है वो फ्लो हो रही हो किसी कंडक्टर में इन लीनियर डायरेक्शन। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे हमने कोई एक वेक्टर लिया है, ए वेक्टर है, और उसका रोटेशन, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का, इस तरह से ये इस तरह से जा रहा है ये। तो इसका मतलब कि इसका भी यदि वेक्टर ए है तो इसका जो कर्ल होगा ए वेक्टर वो क्या होगा,
नॉन ज़ीरो होगा। और इसी तरह से यदि हम ये कोई वेक्टर लें और वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इसका जो कर्ल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन इसका रोटेशन नहीं हो रहा है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जहाँ पे कर्ल ऑफ ए ज़ीरो है तो इसका मतलब हम उस फील्ड को क्या बोल सकते हैं, नॉन रोटेशनल। और ये फील्ड कैसा होगा, रोटेशनल। यानी कि कोई भी वेक्टर फील्ड है उसका कर्ल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आप कर्ल के फिजिकल मीनिंग या इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको आप समझ सकते हो। तो हमने देखा कि कर्ल जो होगा हमेशा क्या होगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का होगा, और जो ये क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा आपको कैसी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और उसकी हेल्प से, कर्ल की हेल्प से किसी भी वेक्टर के रोटेशन और नॉट रोटेशन या सर्कुलेशन को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी हेल्प से। इसी तरह से हमने जैसे तीनों चीज़ें हम समराइज करें तो ग्रेडियंट निकाला था हमने, तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है, स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। और जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें कैसी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और जो डाइवर्जेंस निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, वो किसी वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, और जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें क्या मिलती है, स्केलर मिलती है। तो इस तरह से जो है आप जो ऑपरेशन है फिजिकल, जो डेरिवेटिव ऑपरेशन है किसी भी वेक्टर या स्केलर पे, तो वो आप इनको इस तरह से समझ सकते हो। थैंक यू।